हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस और स्वागत है आपके इस महीने की मंथली करंट अफेयर्स में, जिसमें हम पढ़ेंगे एनवायरमेंट। यानी एनवायरमेंट को लेकर जो भी इंपॉर्टेंट रेलेवेंट न्यूज है इस महीने की, वो हम डिस्कस करेंगे इस तस्वीर के थ्रू। आपको यहाँ कुछ जंगल, कुछ पहाड़ दिख रहे हैं, यहाँ पर बढ़ता हुआ टूरिज्म दिख रहा है, गाड़ियां बस आ रही हैं, और जब ये होता है तो किसी भी इलाके में लैंडस्लाइड्स बढ़ते हैं। और भारत की सबसे प्रिस्टीन एनवायरमेंट में से एक एनवायरमेंट है भारत के वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स को लेकर क्या चीजें न्यूज में है, क्या रेलेवेंस है, वो आप मुझे बता सकते हैं इस बीते महीने में ऐसा क्या हुआ जो इनको रेलेवेंट बनाता है। और ये जो टाइगर्स आपको दिख रहे हैं, अगर खेतों में घूमते हुए इंसानों से टकराते हुए से दिखेंगे तो होगा क्या? वो होगा ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। इसको कम करने के लिए हम टाइगर रिजर्व बनाते हैं। तो क्या कुछ नए टाइगर रिजर्व अनाउंस हुए हैं? अगर हुए हैं तो वो कहाँ हैं? ये आपको कुछ वैज्ञानिक से दिख रहे हैं एसआईपी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हुए। ये क्या होता है, इसका क्या मापदंड होता है, और इससे जुड़ी हुई तमाम खबरें जो है इस महीने की हम डिस्कस करेंगे। आपको करना यह है कि उन सभी न्यूज आइटम्स को इस तस्वीर के थ्रू रिवाइज करने की कोशिश करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन, पहले कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ पहला टॉपिक है। इस पे आपसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये एक स्टैच्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। इसका रोल केवल एडवाइजरी होता है। इसके 47 मेंबर्स होते हैं, और जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के मंत्री हैं वो इसके चेयरपर्सन होते हैं। और अगर किसी भी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बाउंड्री को अगर चेंज करना है तो बिना इनके अप्रूवल के आप वो नहीं कर सकते। तो क्या इसका सही उत्तर है? सबसे पहले, इसमें 47 मेंबर्स जरूर होते हैं, लेकिन इसके चेयरपर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, ना कि जो एनवायरमेंट मिनिस्टर है वो। प्लस जी, बिल्कुल इनका रोल एडवाइजरी होता है, 47 मेंबर्स ही इनमें होते हैं। और बिल्कुल जो बाउंड्रीज ऑफ नेशनल पार्क्स हैं वो बिना एनपीडब्ल्यूएल के परमिशन की नहीं बदली जा सकती। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के जिक्र है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहां पर है? लद्दाख में। सोन घड़ियाल सेंचुरी मध्य प्रदेश। मोल्लम नेशनल पार्क तमिलनाडु। आपको बताना है इनमें से कितनी करेक्टली मैच्ड लोकेशंस हैं। तो मैं आपको रिवाइज करवाऊं एक बार कि अगर हम बात करें मोल्लम की, तो मोल्लम नेशनल पार्क है असल में कहां? तो गोवा में, ना कि जो आपको यहाँ लिखा हुआ है तमिलनाडु, वहां। सोन घड़ियाल सेंचुरी बिल्कुल मध्य प्रदेश में है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगेन एक वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी पॉपुलर, जो कि है रण ऑफ कच्छ गुजरात में। तो वो भी आपकी लद्दाख में नहीं। यानी ये दोनों ही जो आपके स्टेटमेंट थे वो गलत थे, और केवल एक इनमें से सही है। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले वेस्टर्न घाट्स की, जो हमारे उस तस्वीर में भी था। वेस्टर्न घाट्स को लेकर न्यूज ये आई थी कि वेस्टर्न घाट्स में 56,000 स्क्वायर किलोमीटर को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। इको सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर कर दिया गया। अब क्या होता है इको सेंसिटिव एरिया? देखिए, जहां भी लगातार वाइल्ड लाइफ है, उनका मूवमेंट होता है, नेशनल पार्क है, वहां के की इलाके जो उनका कोर जोन होता है, कोर जोन को अक्सर क्या होता है, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है। जब कोई भी एरिया इको सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर होता है तो वहां पर आमतौर पे कोई भी एक्टिविटी करना, कमर्शियल एक्टिविटी अपना बंद हो जाती है, और वहां का कंजर्वेशन ज्यादा बढ़ जाता है। और ये इसलिए हुआ क्योंकि देखा यह गया कि वायनाड में जिस तरह का एक लैंडस्लाइड आया जिसकी वजह से 300 से भी ज्यादा लोगों की जानें गई, उसके बाद ये रियलाइज किया गया कि वेस्टर्न घाट्स को हमें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। अगर आपको याद होगा तो इसको लेकर गडकल कमेटी भी आई थी, कस्तूरी रंगन कमेटी भी आई थी। गडकल कमेटी ने तो बहुत बड़े इलाके को ये डिक्लेयर किया था कि इसे इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर देना चाहिए। तो माधव गडकल कमेटी की रिपोर्ट 2011 में जो आई थी उसमें बोला था कि वेस्टर्न घाट के 64% एरिया को, अगर मैं गडगिल कमेटी की बात करूं तो 64% एरिया को उन्होंने कहा था कि आप इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दीजिए। और एक इको सेंसिटिव एरिया भी डिक्लेयर करने कही थी कि पूरे के पूरे घाट को ही आप इको सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर करिए। डेवलपमेंट एक्टिविटीज में उन्होंने कहा था माइनिंग को रोकना, थर्मल पावर प्लांट, कुछ भी जो इको सेंसिटिव जोन 1 होगा उसमें से रोक देना चाहिए। यहां तक कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है, प्लास्टिक बैग्स है, इनको यहाँ पर बंद कर देना चाहिए। और जो रिवर डाइवर्जन है वो रुकने चाहिए। गवर्नेंस में लोकल अथॉरिटीज को साथ लेकर वेस्टर्न घाट की खुद एक इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को के ऊपर फोकस करते हुए कॉमर्शियल क्रॉप्स पर बैन लगाने तक की बात इन्होंने कही थी, जो एक बहुत बड़ा प्रोविजन था, बहुत बड़ी रिकमेंडेशन थी, जो शायद इंप्लीमेंट करना गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल होता है। इसलिए माधव गडगिल कमेटी की रिपोर्ट हमें उस तरह से अप्लाई होती हुई नहीं दिखती है। अगर हम उसके बाद जो दूसरी कमेटी बैठी वो थी कस्तूरी रंगन कमेटी। इसमें ये बोला गया कि 37% वेस्टर्न घाट को ही आप इकोलॉजिकली सेंसिटिव डिक्लेयर करो। और यहाँ इन्होंने कहा था कि इसको आप अलग अलग कल्चरल रीजन्स में डिवाइड कर दो, जहां पर ह्यूमन सेटलमेंट्स है और जहां पर नॉन ह्यूमन सेटलमेंट्स है वहां पर नेचुरल रीजन्स में डिवाइड कर दो। उसके लिए आप एक्टिविटी कैसी होगी ये 3 कैटेगरी में डिसाइड किया था, रेड कैटेगरी, ऑरेंज और ग्रीन। यानी कहां पर कितनी एक्टिविटी हो सकती है वो डिवाइड किया गया था। तो गडगिल कमेटी और कस्तूरी रंगन कमेटी की रिकमेंडेशंस में क्या डिफरेंस था, पहले आपको ये पता लग गया। कहां के लिए था? वेस्टर्न घाट्स के लिए था, ये पता लग गया।
यहाँ पर भी इको सेंसिटिव एरिया को बढ़ाने की बात की गई है। क्यों? क्योंकि जो रिसेंट लैंडस्लाइड्स है वहाँ देखा गया किस तरह से वेस्टर्न घाट्स को ज़्यादा खतरा है। और ये एक नया ड्राफ्ट जो बनाया गया है इसमें 6 राज्यों ने मंजूरी दे दी है और ये 2011 से डिस्कशन के लिए चल रहा था। ये 6 राज्यों में फैला रहेगा ये इलाका, जो गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका और गोवा तक को कवर करेगा। इसमें जो वायनाड के 13 गांव हैं जिनमें लैंडस्लाइड आया वो भी इंक्लूडेड है। और यहाँ पर इससे होगा क्या, इस जब कोई भी इको सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर होगा उन एरियाज में जो माइनिंग है या क्वेरिंग है ये नहीं हो पाएगी, तो माइनिंग वगैरह पर बैन लग जाएगा। इससे उस एरिया में लैंडस्लाइड होने की संभावना बहुत हद तक कम हो जाएगी। इसके अलावा वहाँ पर ज़्यादा बिल्डिंग्स नहीं बन पाएगी और नई बिल्डिंग्स तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं होंगी, पुराने को आप रिनोवेट ज़रूर कर सकते हैं। इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग माइंस है उनको 5 साल के अंदर वहाँ से हटा दिया जाएगा। 5 ईयर का पीरियड दिया जाएगा। उसके बाद उन जगहों में जो माइंस कार्यरत है उनको वहां से बंद कर दिया जाएगा। तो ये कोशिश थी कि भाई किसी तरह से बचाया जा सके यहाँ के इलाकों को, इसलिए इको सेंसिटिव एरिया और इको सेंसिटिव जोन्स की बात की गई थी। इको सेंसिटिव जोन असल की इनकी कहानी क्या है, तो ये वो इलाके हैं जो कि किसी भी एरिया के आसपास बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहते हैं, फ्रेजाइल रहते हैं, उनको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया जाता है। असल में एक बफर का भी काम करते हैं कि जो बाहर की दुनिया है उसके साथ इंटरेक्शन में आने की वजह से जो नुकसान फ्लोरा एंड फौना को होता है वो कम होगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ जो फॉरेस्ट एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज है उसके अंतर्गत आती है। 10 किलोमीटर का नॉर्मली इलाका होता है जिसको इको सेंसिटिव डिक्लेयर किया जाता है, लेकिन आमतौर पर उससे ज्यादा के इलाकों को भी इको सेंसिटिवली इंपॉर्टेंट जो है इकोलॉजिकली उसको आप इको सेंसिटिव डिक्लेयर कर सकते हैं। और कस्तूरी रंगन रिपोर्ट के आने के बाद से लगातार वेस्टर्न घाट्स में जद्दोजहद चल रही थी कि हम कितने और इलाकों को इसके अंदर इंक्लूड करें। अब रिसेंट कुछ एग्जाम्पल जहां ये चीजें खुल के आई थी कि लगातार हमको देखने को मिल रहे हैं, वो है केरला का लैंडस्लाइड जो कि इडुक्की में आया था, वायनाड और मल्लपुरम में, जहां वायनाड के गांव को भी इंक्लूड किया जा रहा है इस जो गवर्नमेंट की ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आई है उसके अंतर्गत। असम फ्लड्स हुए, बिहार के फ्लड्स हुए, दिल्ली एयर पोल्यूशन, महाराष्ट्र फ्लड्स, उत्तराखंड में ग्लेशियल आउटबर्स्ट, ये लगातार दिखाता है कि हमारी एनवायरमेंट कितनी नुकसान झेल रही है। अब यहाँ बात हो रही है वेस्टर्न घाट्स की, तो वेस्टर्न घाट की खास बात यह है कि ये 1,60,000 किलोमीटर तक फैला हुआ, 6 राज्यों तक फैला हुआ इलाका है इस वेस्टर्न घाट्स का, जो कि गोंडवाना ब्रेकअप के समय बने थे। और जब गोंडवाना ब्रेकअप हुआ था तब असल में फॉर्म हुए थे और इंडिया जब अफ्रीका से टूट के अलग हुआ था तब से ही बनने स्टार्ट हो गए थे। इसके अंदर आपको सह्याद्री, नीलगिरी, अनामलय और कार्डोमम हिल्स प्रमुख ही आपको देखने को मिलते हैं। इसमें ढेर सारे घाट आपको दिखते हैं, खासतौर पर सबसे प्रचलित थाल घाट, घोर घाट, पाल घाट और सेनकोटा है। इसके अलावा आपको अम्बोली घाट, नाने घाट, अम्बा घाट, कुछ इंपॉर्टेंट घाट्स हो गए। 13 नेशनल पार्क्स यहाँ पर हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स यहाँ पर है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क की बात कर लो, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको इंक्लूड किया जा चुका है और दुनिया के 8 हॉटस्पॉट्स में से एक है वेस्टर्न घाट्स। ये बात हो गई वेस्टर्न घाट्स। क्या इको सेंसिटिव जोन का प्रोविजन है वो हमें पता लग गया। माधव गडकरी कमेटी की रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन कमेटी की रिपोर्ट कैसे अलग अलग है वो हमें पता लग गया। और क्या ये न्यूज थी ये हमें पता लग चुका है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और ऐसी चीज की जहां पर बोला गया कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हमें बहुत ज्यादा जरूरी लग रही है और उसके लिए एक एनवायरमेंटल रेगुलेटर बनाने की जरूरत है जो परमानेंट हो। असल में गवर्नमेंट ने सितंबर में ही ये नोटिफाई किया है कि हमें एक परमानेंट सेंट्रल एम्पावरमेंट कमेटी बनानी होगी एनवायरमेंटल रेगुलेटर की तरह। असल में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल ये ऑर्डर दिया था, उसके ऑर्डर के बाद ये शुरू करने की बात की गई है। 2002 में असल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई हमें एक ऐसा रेगुलेटर बनाना चाहिए जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के ऊपर काम कर सके। तो पहले एडहॉक हुआ करता था ये सेंट्रल, आप कह सकते हो एम्पावर्ड कमेटी। अब सेंट्रल एम्पावरमेंट कमेटी को परमानेंट बनाने की बात की जा रही है। और ये सेंट्रल एम्पावरमेंट कमेटी क्या करेगी, तो असल में एक एनवायरमेंटल वॉच डॉग का काम करेगी। यानी कि जैसे काजीरंगा में या मोल्लेम गोवा प्रोजेक्ट जो है वहां पर अगर आप राइनोसोरस को बचाने की बात करो या जिस तरह से एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का काम था उसको देखा इन्होंने कई सारे ऐसे इलाके जहाँ पर कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे मोलम में साउथ वेस्टर्न रेलवे प्रोजेक्ट था, उससे वहाँ के जो जीव जंतु थे वो लगातार रेलवे ट्रैक्स पर आ जाया करते थे, तो वहां पर उनको चेंज करने का, रूट बदलने का या फिर जो प्रोटेक्शन के लिए मेजर्स लेने की जरूरत थी उसको और खुल के वो सामने लेकर आए। और यहाँ पर हालांकि जो सीईसी का रोल है वो एडवाइजरी ही रहता है, गवर्नमेंट की अथॉरिटी रहती है, लेकिन जब वो रिकमेंड करेंगे कुछ और गवर्नमेंट कहेगी भाई हम इसको नहीं मान रहे, तो हालांकि ये एडवाइजरी रहेंगे, लेकिन इनके एडवाइस को ना मानने के पीछे एक क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट को देना पड़ेगा कि हमने क्यों ये किया। और स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि जो दिक्कत ये आती है कि गवर्नमेंट के बारे में कहा जाता है कितनी इंडिपेंडेंट हो पाएगी, जब गवर्नमेंट इनके निर्णय को ओवरराइड कर सकती है। इनकी इंडिपेंडेंस पे क्वेश्चन है कि भाई
ऑलरेडी जो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं वो अपने कैंपा फंड जो होते हैं वो ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए काम करेंगे, लेकिन वहां पर भी इनका कोई ऐसा उपयोग देखा नहीं गया। तो यहाँ विवाद एक अलग है। तो इसलिए बार बार बातें की जा रही है कि हमें एक परमानेंट एनवायरमेंटल रेगुलेटर चाहिए, जो शुरू किया भी जा चुका है, अब इस बॉडी के ऊपर काम भी स्टार्ट हो चुका है, इसको परमानेंट स्वरूप देना भी शुरू कर दिया जा चुका है। लेकिन एक बड़ी समस्या ये है कि ऑलरेडी हमारे पास इतने सारे गवर्नमेंट रेगुलेटर हैं, चाहे हम एनटीसीए की बात करें, इस तरह के आपको ढेर सारे हर रीजन में आपको दिखेंगे जो बॉडीज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के ऊपर काम कर रही है। उनकी जो कार्यशैली है, जहां वो काम करते हैं, अक्सर वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं पावर्स में, इसलिए वहाँ विवाद भी होता है और हर एक चीज जिस तरह से चाहते हैं वहां पर वो अप्लाई नहीं हो पाती। ऑलरेडी हमारे पास एक परमानेंट एनवायरमेंटल रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत इसलिए भी थी कि अभी जो बॉडीज थी वो आइसोलेटेड काम करती थी। कोई अगर एनटीसी हो गया या सीपीसी भी हो गया, इनका पॉल्यूशन से रिलेटेड काम हो गया, या जो आपका टाइगर कंजर्वेशन है उसको लेकर काम हो गया, तो उनको मिला जुला कर एक कोई ओवर आर्चिंग अम्ब्रेला बॉडी चाहिए थी, जहां पर ट्रांसपेरेंसी हो, जहां पर एक डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी हो। अब जैसे इस कमिटी के बनने के बाद से खास बात यह होगी कि गवर्नमेंट कोई भी कदम अगर उठाती है तो पहले रिटर्न में देना पड़ेगा कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो वो एक रेलेवेंट स्टेप है जो इसके लिए उठाया जा रहा है। अगली न्यूज है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व अप्रूव कर दिया गया है। या ऑलरेडी आपको जो टाइगर रिजर्व की लिस्ट मिल जाती है इंडिया के अलग अलग, आप वहां से उसको डिटेल में देख सकते हैं। बाकी जो टाइगर रिजर्व अभी वर्तमान में है उसके अंदर है अचानक कमर टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, उदंती सीतांदी टाइगर रिजर्व। लेकिन जो नया टाइगर रिजर्व बन रहा है वो गुरु घासीदास और तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व, ये छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व होगा, जो इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट, लेकिन छत्तीसगढ़ का फोर्थ इन छत्तीसगढ़ एंड थर्ड लार्जेस्ट इन इंडिया। जो असल में दो इलाकों को जोड़ के बनाया गया, एक गुरु घासीदास नेशनल पार्क और एक तैमूर पिंगला सेंचुरी। इनके जुड़ने की वजह से ये बहुत बड़े स्तर का बनेगा। और ये टाइगर रिजर्व इसलिए बनाया गया क्योंकि लगातार देखा जा रहा था कि टाइगर की पॉपुलेशन छत्तीसगढ़ में कम हो रही थी। 46 से घट के, यानी 46 से घट के, एक टाइम में 46 था, अभी केवल 17 बचे पिछले 10 सालों में। तो रिडक्शन देखा गया कंपैरेटिवली। इंडिया में हर जगह टाइगर पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, बल्कि यहां हमें दिख रहा है कि उनकी पॉपुलेशन घटती दिख रही है। तो टाइगर रिजर्व की संख्या लगातार छत्तीसगढ़ में कम हो रही थी। इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए टाइगर रिजर्व, एक नया फोर्थ टाइगर रिजर्व वहां पर बनाने की बात की गई, जिसका नाम है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ये चौथा होगा और इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। आगे बात करते हैं ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स की। लगातार बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के ऊपर कदम उठाए जाते हैं। उसी की तरह इंडिया की स्टेट उत्तराखंड ने एक स्टेप उठाया है, जहां उन्होंने खुद का एक ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है। अक्सर हम जीडीपी की बात करते हैं, जहां हम कितना सर्विसेज और गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं साल भर में, उसको कैलकुलेट करते हैं। उत्तराखंड अब केवल इसको ही नहीं बल्कि एनवायरमेंट को लेकर और कितने एनवायरमेंट में हम वापस डालते हैं अपनी सेवाएं, उसको लेकर एक ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट की शुरुआत कर रहा है। इसमें एक ऐसा सिस्टम है कि जहां आप किसी रीजन का इकोलॉजिकल स्टेटस क्या है वो देखते हैं, और ग्रीन जीडीपी का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ये बन के उभरेगा कि भाई ग्रीन जीडीपी मतलब क्या होता है, जीडीपी मतलब क्या होता है, कितने गुड्स एंड सर्विसेज आपने एक साल में प्रोड्यूस किए, इसमें से आप एडजस्ट करते हैं कि आपने कितना एनवायरमेंटल डैमेज किया। जब आप जीडीपी माइनस डैमेज कर देते हैं तो आपका आता है ग्रीन जीडीपी, या ग्रीन जीडीपी है। और ग्रीन जीडीपी के हिसाब से आप फिर ग्रीन ग्रॉस एनवायरमेंटल प्रोडक्ट निकालते हैं कि आपके इकोलॉजिकल रीजन में क्या किसी इलाके का एनवायरमेंटल प्रोडक्शन है। तो जो भी प्रोडक्ट और सर्विस इकोसिस्टम को वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, सोशली सस्टेनेबल होते हैं, उनको इनमें जोड़ा जाता है। इकोसिस्टम सर्विसेज मतलब फॉरेस्ट, लेक, ग्रासलैंड्स, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, न्यूट्रिएंट साइकिल, सॉइल फॉर्मेशन, टूरिज्म एटसेट्रा एटसेट्रा। तो नॉर्मली जीडीपी अक्सर जीडीपी से ज्यादा होता है। जैसे चाइना के क्यूंगाई में जीडीपी जीडीपी से ज्यादा था। और चार मेन कॉन्स्टेंट जिसके होते हैं वो होते हैं एयर और वाटर क्वालिटी, कितने प्लांट एक साल में किए गए, और कितना एरिया ऑर्गेनिक सॉइल में। इससे आप जीईपी कैलकुलेट करते हैं, एयर जीईपी इंडेक्स, वाटर जीईपी इंडेक्स, सॉइल जीईपी इंडेक्स और फॉरेस्ट जीईपी इंडेक्स। तो इंडिया में पहली बार जीईपी इंडेक्स कौन सा राज्य शुरू कर रहा है? उत्तराखंड। ग्रॉस एनवायरमेंटल इंडेक्स क्या होता है, ग्रीन जीडीपी क्या होती है, ठीक है, ये हमने समझा। ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट के बाद होगा ये कि इससे जो वैल्यू या जो बेनिफिट्स एनवायरमेंट हमें प्रोवाइड करता है उसको लेकर एक वैल्यू डिसाइड हो जाएगी। भाई इतने बिलियन डॉलर्स का फायदा हमें एनवायरमेंट से हो रहा है। मान लो 100 बिलियन डॉलर का फायदा अगर हम एनवायरमेंट से ले रहे हैं तो हम उसकी वैल्यू उसी हिसाब से करेंगे, क्योंकि उसके साथ हमने एक अमाउंट जोड़ दिया। तो इससे पता लगेगा कि कहीं पर अगर बेहतर आप एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करते हो तो आपकी अर्थव्यवस्था को उससे कितना फायदा होता है। तो इससे उस इलाके की सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाने में, उसके वेलबींग को बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो ये बात हो गई किसकी?
ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स की, जो कौन शुरू कर रहा है? उत्तराखंड। चाइना ऑलरेडी कर चुका था कुछ इलाकों में। और इससे पहले हमने देखा चौथा टाइगर रिजर्व किसका? छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास तमूर पिंगला टाइगर रिजर्व। ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट, ग्रीन जीडीपी किसने लॉन्च किया? अभी हमने समझा। अब आगे बात करते हैं डार्क ऑक्सीजन की। व्हाट इज डार्क ऑक्सीजन? देखिए, ऑक्सीजन हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्रिएट होता है, लेकिन एक स्टडी ने रिवील किया है कि 4000 मीटर नीचे समुद्र के, जो क्लेरियन क्लिपर्टन का रीजन है, जहां पर आपको बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल्स भी मिलते हैं, वहां पर बहुत सारा, कह सकते हो आप, डार्क ऑक्सीजन मिला है। अब ये डार्क ऑक्सीजन क्या होता है? डार्क ऑक्सीजन का मतलब होता है ऐसा ऑक्सीजन जो पूरी की पूरी अंधेरे में क्रिएट किया गया हो, बनाया गया हो। अभी तक हमें पता होता है कि लाइट की बहुत सख्त जरूरत है, अगर लाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं पाएगा, इसलिए कोई ऑक्सीजन क्रिएट नहीं हो पाएगा। लेकिन डार्क ऑक्सीजन का मतलब ये कि ऐसी जगहों पर, जिसे हम एबेसल जोन कहते हैं, जहां पर रोशनी नहीं पहुंचती, वहां पर ऑक्सीजन क्रिएट हो रहा है। बहुत कम लाइट होती है यहाँ, तो फोटोसिंथेसिस होना फिजिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि जो लाइफ फॉर्म है वो पानी से ऑक्सीजन लेके, शायद उसकी वजह से बिना सनलाइट के भी शायद क्रिएट कर देते हैं ऑक्सीजन को, और इसे कहते हैं हम डार्क ऑक्सीजन। तो जो लॉन्ग टर्म की थ्योरी है कि भाई प्लांट और एल्गी को ऑक्सीजन चाहिए अर्थ पे, उससे वो पौधों को और जानवरों को प्रोवाइड करेंगे ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन क्या यहाँ प्लांट की द्वारा बनाया जा रहा है, किसी और के द्वारा बनाया जा रहा है, ये एक समझने वाली चीज होगी। और यहाँ पर कहा यह जाता है कि इनको ऑक्सीजन मिलता कहाँ से है? तो ग्रेट कन्वेयर बेल्ट से। ग्रेट कन्वेयर बेल्ट मतलब क्या होता है? जो आप थर्मोहलाइन ट्रांसफर देखते हो, जिसके अंदर एक सर्कुलेशन होता है कि आपका जो कोल्ड वाटर है ऊपर की तरफ आता है, जो ठंडा पानी है वो नीचे की तरफ जाता है, जो गर्म पानी ऊपर की तरफ आता है। और थर्मोहलाइन सर्कुलेशन जो होती है, नहीं, जो सॉल्टी वाटर डीपर एरियाज में मूव करता है, ये आपको पता है, आप ज्योग्राफी में ऑलरेडी पढ़ते हैं। ये सर्कुलेशन होती है, इसे हम कहते हैं ग्रेट कन्वेयर बेल्ट। इसके थ्रू ऑलरेडी जो ऑक्सीजन है मूव करता है, क्योंकि जो वाटर है वो सरफेस से फिर गहराई तक आता है, और उसके साथ जो ऑक्सीजन वहां से आता है, या जो एनर्जी आती है, वो कहा जाता है कि उसका इस्तेमाल करके आप ऑक्सीजन क्रिएट कर रहे हैं। और कैसे ये डेवलप हो रहा है, तो इसके बारे में कहा यह जा रहा है कि शायद कन्वेयर बेल्ट की वजह से ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ से सप्लाई हो जाता है ऑक्सीजन, इसकी वजह से शायद हो सकता है एनिमल्स से कंज्यूम करते हैं और ऑक्सीजन क्रिएट भी करते हैं शायद, मे बी। या पॉलीमेटालिक नॉड्यूल यहाँ पर मिलते हैं, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होता होगा, शायद उसकी वजह से ऑक्सीजन क्रिएट हो जाता है। या फिर कोई और एनर्जी सोर्स है जिसकी वजह से नॉड्यूल्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, जिसके बारे में हमें नहीं पता। तो डार्क ऑक्सीजन की डिस्कवरी कई चीजों को लेकर हमें सतर्क करती है कि भाई क्या है डार्क ऑक्सीजन, और कैसे आप बिना प्लांट के या बिना सनलाइट के आप ऑक्सीजन को क्रिएट कर सकते हैं। इसको लेकर ये थ्योरीज यहाँ पर दी जाती है। ठीक है, सॉल्टी कोल्ड वाटर सिंक करता है, गर्म पानी ऊपर की तरफ आता है। तो ये पूरा आप देखो तो जो डीप करंट है और वार्म करंट है, जिसकी मूवमेंट की वजह से सी वाटर सर्कुलेट करता है, हम ग्रेट कन्वेयर बेल्ट कहते हैं, कहा जाता है शायद वो कारण है, शायद पॉलीमेटालिक नॉड्यूल, या फिर कोई और अनक्लियर एनर्जी सोर्स इसकी वजह से हो रहा है। आगे बात करते हैं एसपीआई की, यानी स्टैंडर्डाइज प्रेसिपिटेशन इंडेक्स की। उस तस्वीर में आपने देखा होगा एक साइंटिस्ट कुछ गोल गोल सा हाथ में लेकर खड़े थे, तो कुछ वही शुरू हुआ है जो जहां पर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कितनी बारिश होती है और क्या ड्राउट या सूखा होने की संभावना है, उसको लेकर भारत में एक स्टैंडर्डाइज प्रेसिपिटेशन इंडेक्स बनाया है, जिसके अंदर ड्राई कंडीशंस देखे गए 2021 में, और एक्सट्रीम रेनफॉल या फ्लडिंग की क्या इवेंट्स हैं, कितनी संख्या में, किन इलाकों में ज्यादा प्रभाव होगा, या फ्लड अफेक्टेड कौन से इलाके होने वाले हैं, इन सबको एनालाइज किया गया। तो एसआईपी जो एसपीआई की कैटेगरी है वो इस तरह से होती है कि आप 2 से नीचे एक्सट्रीम वेट होते हैं, 1.5 से लेके 1.99 तक सीवियरली वेट, -1.99 या 1.50 तक सीवियर ड्रॉट, और ये -2 से अगर कम है तो वो फिर आपका एक्सट्रीम डाउट वाला सिचुएशन आता है। तो ये आपकी एसपीआई की कैटेगरी है। व्हाट इज एसपीआई? स्टैंडर्डाइज प्रेसिपिटेशन इंडेक्स। एक टूल 1993 में डेवलप किया गया था, जिसके थ्रू आप ये बता सकते हो कि कहाँ ड्रॉट ज्यादा अकर हो रहे हैं, या कहाँ पर संभावना किसी चीज की ज्यादा है, इसमें किस इलाके में रेयरिटी ज्यादा है ड्राउट की। हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से आप कंपेयर कर सकते हो। आप ये भी कंपेयर कर सकते हो किस हिसाब से यहाँ पे बरसात होने की संभावना है, अगर पिछले टाइम से आप इसको बैलेंस करके देखो तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि सभी देशों को अपने लिए हाइड्रोलॉजिकल सर्विसेज के तहत एसपीआई का इस्तेमाल करके देखना चाहिए कि कितना ड्राई स्पेल रह रहा है और क्या इसकी संभावना है। तो इससे आप मॉनिटर कर पाओगे कितना सूखा है, कितनी ड्राउट रहते हैं, कैसे उसको मैनेज करना है। ये तो हो गई स्टैंडर्डाइज प्रेसिपिटेशन इंडेक्स की बात,
जो किसने शुरुआत करी है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में। इसकी कैटेगरी आप देख लें, अगर 2 से ज़्यादा है तो एक्सट्रीमली वेट है, -2 से कम है तो एक्सट्रीम ड्राउट की बात इसके अंदर आती है। तो इसके अंदर आप करते क्या है कि ड्राउट को मॉनिटर करते हैं, ये मॉनिटर करते हैं कि एनोमली किसी इवेंट में आ सकती है, यानी अगर अचानक से बारिश वाला कॉन्सेप्ट है तो क्या उसका लेवल है, कितनी लेवल पे वो यहाँ पर सूखा या बरसात आती है, उसको आप मेजर कर सकते हैं। आगे बात करते हैं क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड की, जो अजरबैजान में जो यूएनएफसीसी की 29 कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां पर क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड डिक्लेयर किया गया था। ये असल में जितने फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूस करने वाले कंट्रीज हैं, जो कि ऑयल गैस कोल सेक्टर्स में है, वहां पर उन लोगों ने ऐसा शुरू किया कि उनके कंट्रीब्यूशन के थ्रू एक क्लाइमेट एक्शन फंड बनाया जाएगा, क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड, जिसके तहत 14 इनिशिएटिव लॉन्च किए जाएंगे। इनका मानना है कि $1 बिलियन ये रेज करेंगे और 10 कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज हैं जो इनमें पैसा लगाएंगी, और इन कैपिटल को आप क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स में यूज करोगे अलग अलग छोटे मोटे डेवलपिंग कंट्रीज में, जहां पर क्लाइमेट मिटिगेशन, एडेप्शन और रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर काम हुआ। $1 बिलियन कमिटमेंट की बात यहाँ की गई है क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड की। और ये फंड 10 जो ऑलरेडी फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं वो इसमें पैसा निवेश करेंगी, और इन पैसों से हम उन कंट्रीज में, उन डेवलपिंग कंट्रीज में काम करेंगे जहां पर मिटिगेशन, एडेप्शन और रिसर्च डेवलपमेंट करनी है, बाकी टेक्नोलॉजीज के ऊपर, क्लाइमेट को कैसे साफ रखा जा सके उसके ऊपर। तो ये बात थी कहाँ, अजरबैजान में, जब यूएनएफसीसी का 29 कॉन्फ्रेंस हुआ तो उसमें ये बात की गई, एक नया इनिशिएटिव विच इज क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड, और इनका टारगेट कितना है, $1 बिलियन का। आगे बात करते हैं नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी के ऊपर, एनयूई। असल में एनयूई मतलब ये होता है कि कोई क्रॉप नाइट्रोजन को कितने अमाउंट तक इफेक्टिवली यूटिलाइज करती है, यानी वो बेहतर इफेक्टिवली यूज करेगी नाइट्रोजन का, जिससे उनकी ग्रोथ ज्यादा हो या वो आउटपुट बेहतर दे। तो अगर किसी क्रॉप का एफिशिएंसी ज़्यादा है नाइट्रोजन यूज़ का, तो उसमें क्रॉप यील्ड बढ़ेगी, उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट बेहतर होगा। अगर किसी क्रॉप की खराब एनयूई है, फिर लगातार एनयूई खराब आ रहा है, इसका मतलब नाइट्रोजन फर्टिलाइजर वेस्ट होगा जो आप यूज़ करते हो। और कहा जाता है कि ग्लोबली $170 बिलियन का लॉस इससे होता है। एनवायरमेंटल कंसिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, यानी अगर कोई क्रॉप ज़्यादा इफेक्टिवली, क्रॉप्स जनरली जो है वो ज़्यादा एफिशिएंटली नाइट्रोजन यूज़ नहीं करते, इससे नाइट्रोजन का वेस्टेज होता है और दुनिया भर में नुकसान होता है। फिर ग्लोबल कमिटमेंट्स है, इंडिया ने ऑलरेडी कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क में साइन किया हुआ है, जिसकी वजह से कहा यह जाता है कि हमें अपना न्यूट्रिएंट वेस्ट घटाना है 2030 तक, उसको आधा करना है जितना अपना न्यूट्रिएंट वेस्ट है। तो उसी के तहत भारतीय साइंटिस्टों ने बोला है कि कई सारे वेरिएशंस देखे जाते हैं अलग अलग क्रॉप्स में, कि वो कैसे नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी उनके अंदर होती है अलग अलग राइस वैरायटीज में। जैसे देखा गया कि खीरा और सीआर धान 301 जो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स है, उनके अंदर एनयूई हाई है, मतलब बहुत ज्यादा नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी है। वाइल भाला हीरा जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स में ज्यादा नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी देता है। यानी अगर आप ऐसे धान का इस्तेमाल करें, खीरा या सीआर धान 301 का, तो उससे हम ज्यादा एफिशिएंटली जो नाइट्रोजन की खाद इस्तेमाल की जाती है कम मात्रा में भी डालेंगे, तो ये धान की फसल जो है बेहतर नाइट्रोजन का इस्तेमाल करेगी और उनका आउटपुट, पैदावार ज्यादा होगी, उससे एनवायरमेंटल डैमेज कम होगा और उससे वेस्टेज कम होगी। तो हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे क्रॉप्स को यूज करें जो ज्यादा नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी वाले हो, जिनका एनयूई स्कोर थोड़ा बेहतर हो। तो एनयूई को लेकर भारत भी सतर्क रह रहा है। और क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क में ये बोला है कि हम अपने न्यूट्रिएंट वेस्ट को 2030 तक हाफ कर देंगे। अब आगे बात ये कुछ नई स्पीसीज के ऊपर की, नामदाबा बेंट टोइड ग्रीको, सियांग रिवर ग्रीको, नेगनपुई बेंट टोइड ग्रीको, मणिपुर बेंट टोइड ग्रीको, किफिरी बेंट टोइड ग्रीको और बराइल हिल बेंट टोइड ग्रीको प्राप्त हुए। कहाँ कहाँ नाम से क्लियर है, नामदाबा मतलब अरुणाचल प्रदेश, सियांग मतलब अगेन अरुणाचल प्रदेश, नेगनपुई बेंट कहाँ पर है, ये मिजोरम में है, मणिपुर बेंट क्लियरली है, जो लामदाम कबुई विलेज है मणिपुर, वहां की बात हो रही है, किपिरे बेंट नागालैंड में, और बायराल हिल नागालैंड में। तो ये वहां पर नई स्पीसीज ढूंढी गई, ये हमने उनका नाम भी यहाँ पर आपके लिए लिख के रखा है। तो ये थी आज की डिस्कशन। एक बार दोबारा चलते हैं और मैं आपसे पूछता हूँ कि जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस थी जिनको हमने डिस्कस किया, क्या उसको लेकर आप क्लियर हैं कि कहाँ पर क्या लोकेशंस हैं? वेस्टर्न घाट्स को लेकर 2 इंपॉर्टेंट कमिटीज आई, कस्तूरी रंगन और गडगिल कमेटी, उनकी क्या रिकमेंडेशन थी? रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या कदम उठाए गए हैं? इको सेंसिटिव जोन्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, इको सेंसिटिव एरियाज? ऑलरेडी वेस्टर्न घाट्स कितने राज्यों तक फैले हुए हैं, किन एरियाज तक फैले हुए हैं, क्या इनके साथ दिक्कतें हैं? बाकी एक नया टाइगर रिजर्व जो उस राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व है, वो कहाँ डिक्लेयर हुआ, उसका नाम क्या है? छत्तीसगढ़ में हुआ, उसका नाम मुझे बताइए। बाकी जो जो SPI है, प्रेसिपिटेशन इंडेक्स है,
ये क्या दिखाता है, क्या इसकी मेजरमेंट होती है? जो नाइट्रोजन एफिशिएंसी होती है उसको लेकर साइंटिस्टों ने क्या खोज किया, कौन सी धान की वैरायटी बेहतर एफिशिएंसी देती है, नई स्पीशीज कुछ डिस्कवर हुई, वो कौन सी है? तो ये थी आज की डिस्कशन। आई होप आपको ये अच्छी लगी हो। अपने कमेंट्स में आप हमें बता सकते हैं क्या चेंजेस की जरूरत है। इसका पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है तो आपको इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। ये था आज का वीडियो, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग पीडब्ल्यू ओनली आईएएस एंड हैव अ नाइस डे।